हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 9th का जो बच्चों पोर्शन बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। सामाजिक विज्ञान जो पोर्शन है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला पोर्शन हो जाता है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आज इस क्लास में जो पहला चैप्टर होगा फ्रांसीसी क्रांति। तो आज इस क्लास में बच्चों हम पूरी जो फ्रांसीसी क्रांति है या पूरा लेसन कहेंगे, वो पूरा हम समाप्त कर देंगे। यानी ये जो क्लास है आपके लिए वन शॉट होने वाली है। एक ही बार में आप सभी को क्या करना है, ये समझ जाना है। और मैं क्या करूँगा बच्चों, आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको समझना है और मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपने दोस्त यार मित्रों के साथ अपनी क्लास को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करिए। और एक बार क्लास शुरू होने से पहले आप सभी एक बार क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति। तो ये जो क्रांति है, ये बच्चों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्रांति को हम यहाँ पढ़ेंगे कक्षा 9 में, पहला चैप्टर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला भाग अगर कहेंगे मूवी के जैसे बच्चों कई पार्टों में निकाली जाती है, इसी तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसका अगला पार्ट आपको हाई स्कूल में दिखाई देगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहीं से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस क्रांति से हमको पढ़कर उसमें समझनी होंगी। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बारीकी तरीके से आपको क्या करना है, समझते रहना है। जैसे बच्चों लिखा दिखाई दे रहा है आप सभी को, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति आप सभी को नजर आता है। अच्छा, क्रांति माने क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रांसीसी क्रांति यानी जो क्रांति शब्द है, इसका क्या मतलब है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। बदलाव यानी परिवर्तन। जब कभी किसी समाज या क्षेत्र में एकदम से बच्चों क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रांति कहलाती है। ये फ्रांसीसी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फ्रांस है ये यूरोप महाद्वीप का बच्चों क्या है, एक देश है। यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और एक बार क्या करेंगे, यूरोप के बारे में बच्चों आसानी से समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम समझ लेते हैं। यूरोप क्या है, आप सभी अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा। अगर जिस बच्चे को पता नहीं है तो क्या करेगा, अभी समझ लेगा। ये हमारी बच्चों क्या हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है। तो हम पृथ्वी को क्या करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, है ना। ये कौन सा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे बच्चों, ये जो भाग दिख रहा है ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसको हम कहते हैं बच्चों दक्षिणी गोलार्ध। इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये इसको हम कहते हैं बच्चों विषुवत रेखा या कर्क रेखा, वो सॉरी बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य, भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक। तो जो हमने देखा, ये जो रेखा है ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इसके बाद ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। यहीं पे बच्चों हमारा पड़ता है एशिया महाद्वीप, ये हमारा पड़ जाता है एशिया महाद्वीप। इसी से बिल्कुल लगा हुआ महाद्वीप पड़ता है कौन सा, यूरोप महाद्वीप। तो बच्चों जो मैं लाइनें खींच रहा हूं, ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप होगा। ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में मैंने बताया क्या पड़ता है, फ्रांस पड़ जाता है। यूरोप महाद्वीप का एक देश होगा, ये देश होगा, इसको कहेंगे क्या, फ्रांस। तो फ्रांस में बच्चों क्या हो जाता है, परिवर्तन आता है, यानी लोग क्या करेंगे, परिवर्तन लेकर आएंगे। यहां तक आप सभी को बहुत समझ में आ गया होगा कि इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है, इसी में कौन सा देश पड़ता है, फ्रांस देश
पड़ता है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप लोगों ने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 1 शॉर्ट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से बैठ जाना है और समझते रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसमें जो बुक का जो भाग होता है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक्स्ट्रा वाली हटा दिया है। मेन मेन जो फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं सिर्फ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक होके पढ़ना है इसको। बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे, क्रांति पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो फ्रांस का समाज था, ये कितने भागों में डिवाइड था। यानी फ्रांस का जो समाज हो जाता है, ये कितने भागों में डिवाइड था। तो बच्चों हम फ्रांस का क्रांति मतलब फ्रांसीसी क्रांति करने से पहले हम फ्रांसीसी जो समाज था इसको समझ लेंगे कि वहाँ का समाज कितने भागों में डिवाइड था। तो जैसे आप सभी को दिख रहा है बच्चों, ये इसको कहते हैं प्रथम स्टेट, इसको कहेंगे प्रथम स्टेट, इसको कहते हैं द्वितीय स्टेट, और इसको कहते हैं तृतीय स्टेट। अच्छा, स्टेट क्या था? तो स्टेट का मतलब होता था कैटेगरी थी, है ना। इससे पता चलता था कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, और आप कितने नीचे हैं, या आप समाज के किस स्तर पर हैं। इससे कैटेगरी से मतलब हमको पता चलता था स्तर, है ना, कि लोगों का स्तर कैसा है। यहां तक कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ प्रथम स्टेट के जो लोग थे, इनको कहा जाता था बच्चों पादरी, है ना, जो चर्च वगैरह के क्या करते थे, पूजा वगैरह करते थे। कुलीन वर्ग जो थे, ये बच्चों क्या थे, राजा के सगे संबंधी थे, राजा के सगे संबंधी। ये राजा के क्या हो जाएंगे, सगे संबंधी हो जाएंगे। समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ जो कुलीन वर्ग के लोग होंगे, ये राजा के सगे संबंधी होंगे। और तृतीय स्टेट के जो लोग होंगे, इसमें आपको दिखाई देंगे बड़े व्यापारी, इसमें आपको दिखाई देंगे बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। और किसान हो जाएंगे, कारीगर हो जाएंगे, छोटे किसान हो जाएंगे, और भूमिहीन जो मजदूर होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, इसके अंतर्गत रख दिया जाएगा। यहां तक हमने बताया कि बच्चों यहाँ क्या हो जाएंगे, भूमिहीन मजदूर हो जाएंगे और नौकर वर्ग हो जाएगा। अच्छा, ये समाज बच्चों इस तरीके से क्यों डिवाइड था? क्योंकि इनको लगता था कि हम जो हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये समाज है, यहाँ जो लोग हैं, इन पर हम शासन करेंगे। और कुलीन वर्ग के जो लोग थे, ये राजा के सगा संबंधी थे, जिससे इनको क्या करना था, इनको अलग एक तरीके से बच्चों ट्रीट किया जाता था, लोगों के सामने इनको अलग तरीके से पेश किया जाता था। ना इनको खेती करने से मतलब थी, ना इनको वहाँ का कोई काम धाम करना था, यानी किसी प्रकार से इनको कार्य वगैरह करना नहीं पड़ता था। जितना भी वर्क था, यानी जितना भी लोड पड़ता था, ये सब तृतीय वर्ग के जो लोग थे, इनके ऊपर ये पूरा लोड वगैरह पड़ता था। यानी जितना काम धाम होगा वहाँ का, सब कौन करता था, यही लोग करते थे। तृतीय स्टेट के जो लोग थे, ये सब क्या करते थे, वही कार्य करते रहते थे। प्रथम स्टेट जो प्रथम वर्ग के लोग थे, ये कर से बच्चों टैक्स से मुक्त थे। इनको टैक्स किसी प्रकार का नहीं देना होता था। यानी ये क्या करते थे, कर इनको नहीं देना पड़ता था। यही स्थिति इनकी भी थी बच्चों, इनको भी कर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि इनको लगता था कि हम राजा के सगे संबंधी हैं, हम टैक्स क्यों पे करें। क्योंकि अब ये दोनों लोग टैक्स नहीं देते थे, लेकिन तृतीय स्टेट के जितने भी लोग थे, ये क्या करते थे, टैक्स देते थे। तो अब ये टैक्स देंगे, अगर सभी वर्ग टैक्स देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी व्यक्ति के या किसी समुदाय के ऊपर लोड नहीं पड़ता, ज़्यादा भार नहीं होता। लेकिन ये लोग टैक्स नहीं देते थे, जिसके कारण इन लोगों पर ज़्यादा क्या होती थी, जो स्थिति थी इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। अब जिसके कारण ये सभी क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग क्या करेंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, जो राजा के प्रति बच्चों क्या होगी, इनके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाएगी। जब राजा के अंदर इनके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी, तो ये क्रांति करने के लिए सोचने लगेंगे। और जब ये बच्चों क्रांति करेंगे, तो क्या करेंगे, राजा को उठा के वहां से गद्दी से हटा देंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जाता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, किस कारण हुई थी? टैक्स बच्चों ज्यादा लगा था, तो इस कारण भी हो सकती है, लिखा मिल सकता है। या फिर पूछ लिया कि ऐसे कौन से वर्ग थे जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, यानी ऐसे कौन से वर्ग थे जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो बच्चों कौन से हो जाएंगे, द्वितीय वर्ग और प्रथम वर्ग। अच्छा, किसको टैक्स देना पड़ता था? तो आपको पता ही है कि सर तृतीय वर्ग के जो लोग थे, या तृतीय स्टेट के जो लोग थे, ये क्या करते थे, टैक्स पे करते थे।
मध्यम वर्ग। अब अगली हेडिंग हो जाएगी बच्चों उभरता मध्यम वर्ग। उभरता मध्यम वर्ग का मतलब क्या है कि हमने इसके पहले ही बताया था कि यहाँ पर आप देखेंगे बड़े व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील हैं, ये सब बच्चों क्या थे, इनके पास धन धान्य था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये नॉर्मल थे जिससे अपना जीवन यापन कर सकते थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे, यानी इतना इनके पास धन था। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति होने के पहले भी बच्चों बहुत सारी क्रांतियां हुई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली लोगों को। तो जब सफलता नहीं मिली तो ये जो हमने बताया, जो बड़े व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, कारीगर थे, किसान थे, ये व्यक्ति कहने लगे कि अब तुम लोगों से नहीं होगा, अब इसका बेड़ा हमको ही उठाना पड़ेगा, यानी अब हमको ही क्या करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी, तभी जाके समाज में कुछ परिवर्तन आएगा। तो इन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा तो था ही, तो इसलिए क्या कर दिया बच्चे, उभरता मध्यम वर्ग आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वही लोग क्या करेंगे, क्रांति के लिए नए नए विचार लेकर आएंगे। इसमें बताया 18वीं शताब्दी में बहुत सारे लोग विदेशी व्यापार और सामान के उत्पादन के जरिए धन कमाए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग थे, जैसे वकील बताया, कर्मचारी थे, है ना, व्यापारी थे, ये क्या किए बच्चों, बहुत सारा एक देश से दूसरे देश में क्या किया, व्यापार किया, जिससे इनके पास बहुत ज्यादा धर्म होगा और इन्हीं लोगों को कहा गया उभरता मध्यम वर्ग, और यह समाज में एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया। यानी सबसे पहले कौन था, पादरी वर्ग था, फिर कुलीन वर्ग था, फिर तृतीय वर्ग था, लेकिन उसमें भी एक नया वर्ग उत्पन्न होता आपको दिखाई देगा, क्योंकि इन लोगों के पास क्या हो जाता है, पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। टैक्स और भोजन की कमी के विरोध में किसान और मजदूरों ने कई आंदोलन किए थे, परंतु इन आंदोलनों से समाज में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने बताया कि बहुत सारे आंदोलन इसके पहले किए जा चुके थे, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा था। यानी जनता लगातार आंदोलन कर रही थी, बहुत सारी धरना दे रही थी, यानी इस तरह के बहुत सारे कृत्य कर रही थी, लेकिन वहाँ के राजा को ये सब कुछ भी नहीं देखना था। वो सिर्फ क्या करना सुनना चाहता था, टैक्स बढ़ाओ और लोगों से टैक्स लो। तो इसलिए सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेदारी किसके मध्य ऊपर आ गई, मध्यम वर्ग के ऊपर क्या हो जाती है बच्चों, ये कार्यभार सभी के ऊपर, जो मध्यम वर्ग होगा इन लोगों के ऊपर कार्यभार फ्रांस का आ जाता है। यानी लोग कहने लगे कि अब तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है, तुम क्या करेंगे, हम ही करके दिखाएंगे। और लोगों ने क्या किया, एक नई जो व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए बहुत सारे लोग सामने निकल के आए। और बताए उस समय के दार्शनिक बच्चों क्या थे, यानी दार्शनिक मतलब क्या, जो वास्तविक जो वर्तमान में जो चल रहा होता है उसको आपका क्या करेंगे, सामने लेकर आते हैं। तो बहुत सारे दार्शनिक हो गए, जैसे जॉन लॉक हो जाएंगे और रूसो हो जाएंगे, है ना, रूसो हो जाएंगे। ऐसे समाज में क्या हो, ये बच्चे परिकल्पना दी जो कानून, जो समान कानून और समान अवसरों पर आधारित थी। यानी इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं दी, जैसे बच्चों दार्शनिक हो जाएंगे, जॉन लॉक हो जाएंगे, रूसो हो जाएंगे, ये बहुत सारी कल्पनाएं देंगे। ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, राजा का जो देवी अवतार होगा, यानी देवी जो एक प्रकार से देवी जो बताया जाता है कि राजा एक देवता का ही एक रूप है और राजा देवता के द्वारा भेजा गया है, इसलिए राजा को अधिकार है आप सभी के ऊपर कार्य करें, आपके ऊपर अधिकार जमाए रखे और आपके ऊपर शासन करें। तो लोगों के अंदर ये भी भावनाएं थी कि राजा क्या है, एक देवता या भगवान के द्वारा भेजा गया उसका एक दूत है। तो बहुत सारे दार्शनिक निकल के आएंगे, उस जो परिकल्पना होगी या सोच होगी लोगों की, उसको क्या करेंगे, खंडन करेंगे, उसका उसको उसको तोड़ देंगे। दार्शनिकों और राजनीतिक चिंतकों के विचार किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे। अच्छा, जो दार्शनिक ये थे, ये व्यक्ति क्या किए, जब लोग पहले तो बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, तो वहाँ के भी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोगों ने क्या किया, किताबें, पत्रिकाएं, नाटक, कथाएं, गीत, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। अब जो लोग पढ़ नहीं पाते थे तो गाना सुनकर उनको याद हो जाता था कि कैसे हमारे ऊपर बच्चों उल्टा सीधा जो कार्य किए जा रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, ये जो हमारे ऊपर राजा बार बार टैक्स बढ़ाता जा रहा है, तो इसको हम कहाँ तक झेलेंगे। तो लोगों की सोच बदलती रहे और कुछ दार्शनिक भी आते रहे, जिसके कारण वो नए नए विचार पहुंचाते रहे। गानों के माध्यम से उन्होंने सुना, नाटक देखी कि कैसे राजा प्रजा पर कैसे शासन करता है और कैसे इसका शोषण करता है, तो यहाँ पर देखने को मिला। और पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी लागू कर दिए गए, समाज में निकाल दिए गए। अब जो लोग
समाज में खड़े होते थे जो नहीं पढ़ पाते थे, तो लोग जाते थे जो पढ़े लिखे होते थे तो पढ़ पढ़ के तेज तेज से खूब तेज चिल्लाते थे। अब खूब तेज चिल्लाने से, बहुत ज़्यादा चिल्लाने से जो आसपास का एरिया होगा वहाँ उस एरिया में जो बैठे लोग होंगे वो भी उसको सुनते। तो जो व्यक्ति जो पढ़ नहीं पाते थे वो सुन तो लेते ही थे। तो राजा की बहुत सारी बुराइयां लोगों के सामने निकल कर आने लगी। और पता है हर जगह लोग बातों पर चर्चा करते थे ताकि अनपढ़ भी लोग उसको जान सकें। इसी बीच लोगों में यह बात फैलने लगी कि राजा जो लुई 16वां है टैक्स बढ़ाना चाहता है ना। ये सब राजा के प्रति लोगों के अंदर घृणा हो ही रही थी। लेकिन इसी बीच एक अफवाह निकल के आती है, अफवाह नहीं मतलब सच्चाई थी बच्चों। ऐसी एक बात निकल के आती है कि लुई जो 16वां है ये क्या करने वाला है, ये हम लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने वाला है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। लोग राजा और उसके नीतियों के विरोध में आवाज उठाने लगे। यानी लोग पहले भी परेशान थे इससे बहुत ज्यादा, लेकिन अब एक नया नियम लागू हो गया जिसके कारण लोगों को लगता था कि अब क्या करना चाहिए, राजा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब ऐसे इसका काम चलने वाला नहीं है। तो लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए, उसमें से अपना मानसिक जो संतुलन था उसको सही किया। राजा के प्रति पहले जो दैवीय अवतार था, दैवीय सिद्धांत था, उसका खंडन किया। और उसने बताया, लोगों को समझाया गया कि आप जो राजा को देवता मानते हैं ये राजा उस लायक नहीं है, हम लोगों पर इतना ज़्यादा सता रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, तो हम इसको देवता कब तक मानते रहेंगे। तो लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि बात तो सही है कि ये राजा जो हमारा शोषण करता जा रहा है, सिर्फ अपनी पेट पूजा कर रहा है, अपना महल बहुत अच्छा बना रहा है, बहुत सारे कर्मचारी रखे हुए हैं और सैन्य व्यवस्था बहुत ठीक ठाक किए हुए है, और जितने भी अपने कार्य हैं, दोस्त यार मित्र रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से भोज पे बुला रहा है, यानी जितने अपने पर्सनल काम है ये सब हमारे टैक्स से ही कर रहा है। लेकिन हमारी सुरक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, और इतना ही चल ही रहा था कि राजा ने ऐलान कर दिया कि क्या होगा, एक बार टैक्स फिर से बढ़ाया जाएगा। यानी इसके पहले जो टैक्स चल रहा था तो उसी में लोगों का जीवन यापन नहीं हो पा रहा था, लेकिन राजा ने फिर से क्या कर दिया, अपना टैक्स बढ़ाने की नीति फिर से लोगों के सामने लेकर आता है। लेकिन अब नीति क्या होगी बच्चों, ये नीति सिर्फ ऐसी थी कि ये जो टैक्स बढ़ाने की नीति थी इसके बहुत समय पहले, यानी इसके जो पूर्वज थे उस तरीके से होती चली आ रही थी। यानी आप टैक्स ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि राजा ने कह दिया कि टैक्स बढ़ाया जाएगा कल से, तो टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके लिए असेंबली को बच्चों बुलाना पड़ता था, है ना। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगी, क्रांति की बच्चों क्या हो जाएगी, शुरुआत आपको दिखाई देगी कि क्रांति की शुरुआत कैसे होगी। टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को पास करने के लिए राजा ने स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई। मैंने बताया स्टेट जनरल की असेंबली को क्या किया, बुलाया गया, और 5 मई 1889 के दिन कुल 1200 प्रतिनिधि एक भवन में असेंबली के लिए इकट्ठे हुए। अब डेट भी बच्चों कभी कभी पूछ लेता है कि कब असेंबली को बुलाया गया था, तो 5 मई 1889 ईस्वी को 1200 लोगों को एक भवन में एकत्रित किया गया, जिसे असेंबली को बच्चों चुनाव करना था। बताया इनमें पहले और दूसरे स्टेट के जो बच्चे लोग थे 300 प्रतिनिधि थे, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि किसानों और मजदूरों को असेंबली में जाने की अनुमति नहीं थी। यानी तृतीय स्टेट के बच्चों कितने प्रतिनिधि थे, 600 थे, और बताए किसानों मजदूरों को असेंबली में जाने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, असेंबली का मतलब क्या था बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम, यानी फर्स्ट, है ना, फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा स्टेट, और ये थर्ड स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो व्यक्ति जा रहे थे तो कितने जा रहे थे, यहाँ से 300 व्यक्ति जा रहे थे, यहाँ से जा रहे थे 300 व्यक्ति, यहाँ से भी 300 व्यक्ति जा रहे थे, और यहाँ से भी क्या हुआ, 600 व्यक्ति पहुँच गए। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि 600 व्यक्ति सर वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम यह आई कि यहाँ किसानों को जाने से रोका गया, किसान नहीं जा सकते, प्लस जो मजदूर थे मजदूर नहीं जा सकते थे। तो मजदूर बच्चों तृतीय वर्ग के थे, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, जो व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे समाज के लोग थे, जो तृतीय वर्ग में उभरता मध्यम वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी थे, व्यवसायी थे, जो बहुत ज़्यादा जिनके पास धन था, वो लोग क्या कर रहे थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे। लगभग बच्चों अगर वो असेंबली में पहुंच जाते हैं तो लगभग 40,000 क्या करती इनकी चिट्ठियां लेकर वहां पर
जाते हैं। जो व्यक्ति असेंबली में नहीं पहुंच पा रहे थे उनमें से लगभग 40,000 व्यक्ति ऐसे थे जो राजा को बच्चे सलाह देना चाहते थे, अपनी चिट्ठी देना चाहते थे। तो उन लोगों जो लोग वहां जाने वाले थे उनको क्या कर दिया, पत्र लिखकर या चिट्ठी लेकर दे दी। पता है, लेकिन उनकी शिकायतों को लेकर 40,000 चिट्ठियां, है ना, चिट्ठियां तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा लाई गई थी। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चिट्ठियां होगी तीसरी स्टेट के जो लोग होंगे कितनी हजार लेकर आएंगे, 40,000 बच्चों लेकर आएंगे। उस समय के नियम अनुसार हर स्टेट का एक वोट होता था। यानी आप देखेंगे बच्चों, यहाँ स्टेट बना आपको दिखाई देगा, ये प्रथम स्टेट है तो यहाँ से कितने व्यक्ति गए थे, 300। यहाँ से कितने गए थे, 300। यहाँ से बच्चों 600 गए थे। लेकिन इनका नियम एक ऐसा ये था कि 300 का एक वोट माना जाएगा, इसका भी एक वोट माना जाएगा और इसका भी क्या होगा, एक वोट माना जाएगा। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जिधर एक एक मिलकर 2 हो जाएगा उसकी बात क्या हो जाएगी, मान्य हो जाएगी, है ना। और बताया है तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का कहना था कि हर व्यक्ति का एक वोट हो। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई नियम हम लगा रहे हैं, अगर एक 3 लोग हैं, 3 लोगों में से अगर कोई 2 व्यक्ति अगर मान जाते हैं उस बात को तो हम उस नियम को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। लेकिन अब भाई ये तो मान जाएंगे ही, कारण क्या है, इनको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है, इनको भी कर नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनको तो कर देना पड़ता था। इनको क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। ये कर देते थे तो ये थोड़ा मानेंगे, लेकिन ये मिलकर क्या हो जाते थे बच्चों, 2 हो जाते थे और क्या होता था, ये नए नियम और कानूनों को पास करा देते थे। अब ये नए नियम बच्चों पास ये कराएंगे और झेलना किसको पड़ेगा, तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनको क्या करना पड़ता था बच्चों, झेलना पड़ता था, है ना। नियम ये पास कराएंगे लेकिन झेलना किसको पड़ेगा, इन लोगों को झेलना पड़ेगा। समझ गए। तो यहाँ बताया कि जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनका कहना था कि हर एक स्टेट की जो व्यक्ति होते हैं, हर एक व्यक्ति की एक वोट होनी चाहिए। यानी 600 व्यक्ति हैं तो तीसरे स्टेट में 600 वोट होनी चाहिए। द्वितीय स्टेट के लोग हैं 300 तो 300 वोट होनी चाहिए। प्रथम स्टेट में 300 लोग हैं तो 300 वोट होनी चाहिए, है ना। ये लोगों तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि गए थे वहां लेकर चिट्ठियां, उनका कहना था। लुईस वोल्वे ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यानी लेकिन लुईस वोल्वे ने क्या किया कि ये तुम बात जो बता रहे हो हर एक व्यक्ति की वोट होनी चाहिए, ये गलत बात है, ये इससे हम मानने वाले नहीं है। 20 जून की तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने वायसराय के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए। यानी बताया 20 जून को बच्चों क्या होते हैं, तृतीय स्टेट के जो लोग होंगे ये कहां पहुंच जाएंगे, वायसराय के बच्चे एक टेनिस कोर्ट में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और एक नेशनल असेंबली की घोषणा करेंगे। अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, गुस्सा के निकल जाएंगे। यहाँ असेंबली जो बुलाई गई थी वहां से ये निकल जाएंगे और टैक्स जो कर बढ़ाने का आदेश होगा, कानून होगा, ये क्या होगा, लागू हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों लागू लोगों पर। तो लोगों ने कहा कि जब हमारी बात सुनना ही नहीं है, तुम जब हमारी बात सुनना नहीं चाहते हो तो हम तुम्हारे असेंबली में क्या करेंगे। तो लोग गुस्सा होंगे और कहाँ चले जाएंगे, ये निकल जाएंगे। और वायसराय जो बच्चे हैं, वायसराय के एक टेनिस कोर्ट में क्या हो जाएंगे बच्चों, वहां जाके अपना एक नेशनल असेंबली का क्या करेंगे, घोषणा कर देंगे। वहां लोग जाएंगे और नेशनल असेंबली की क्या करेंगे, घोषणा कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक नया संविधान तैयार नहीं होगा वो वहां से नहीं हटेंगे। यानी लोगों का भाषण था कि जब तक आप नेशनल असेंबली या नया संविधान जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से, इस टेनिस कोर्ट से हम बाहर निकलने वाले नहीं हैं। तो राजा इन सब चीज़ों को बच्चों अनसुना बराबर करता जा रहा था। राजा को लगता था कि ये सब जो बातें कर रहे हैं ये सब झूठ है, इससे कोई मतलब नहीं है। संविधान लिखने का काम मिराबियो, और बताया कि अब राजा को क्या हुआ बच्चों, एक प्रकार से उसको मानना पड़ा। तो संविधान लिखने का काम जो था मिराबियो और आबेसियो को दिया गया। यानी अगर बताया फ्रांस का संविधान किसको लिखने के लिए दिया गया था, मिराबियो और आबेसियो को नेतृत्व दिया गया, संविधान आप लिखेंगे। लोगों से कहा गया, मिराबियो और आबेसियो से कहा गया कि आप क्या करेंगे, फ्रांस के संविधान को लिखेंगे। उस साल घोर सर्दी के कारण फसल तबाह हो गई थी जिससे पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी।
है ना। इसके पहले बच्चों हमने एक क्लास ली थी तो उसमें हमने बताया था कि पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी, तो लोग जो वहाँ की स्त्रियां थी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आपातकाल आ गया था क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई जिससे वहाँ की फसल जो थी पूरी खराब हो गई। तो जब फसल खराब हो गई तो वहाँ की स्त्रियां बच्चों खाने के लिए परेशान होने लगी। तो एक बेकरी की दुकान पर वहाँ स्त्रियां झीना झपटी कर रही थी, यानी वस्तुओं को लूट लूट कर ले जा रही थी। तो इसकी रानी ने देखा, लुई सोलह की रानी ने देखा, तो उसने कहा कि अगर इन लोगों को पाव रोटी नहीं मिल रही तो ये केक खा लें, है ना। जब वहाँ उस राजा की रानी को यही नहीं पता कि पाव रोटी सस्ती है कि केक सस्ता है, लोगों को यही नहीं पता ये कैसे राज करेंगे, कैसा राजा कैसी रानी। तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, इतनी घृणा थी राजा और रानी के प्रति कि क्या बताया जाए, है ना। वो बार बार इनसे अलग अलग तरीके से बच्चों टैक्स प्राप्त करते रहते, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन महिलाओं ने एक बेकरी का धावा बोल दिया। विरोध को कुचलने के लिए पेरिस में सेना बुला ली गई। वही मैंने बताया कि क्रांति की शुरुआत आप देखेंगे कि कैसे हो रही। ऐसा हुआ, कहानी आप सुन लेंगे 2 मिनट। कहानी ऐसी है बच्चों कि एक सुबह होती है, वहाँ की एक सुबह होती है और लोग, जो महल होता है उसके चारों तरफ लोग दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब लोग क्यों दौड़ रहे थे? वो मूर्ख दौड़ो थे कि ऐसे दौड़ रहे थे? लोगों के अंदर एक अफवाह फैला दी गई कि राजा ने बाहरी देशों से सेना को मंगवा लिया है या बाहरी क्षेत्र से सेना को बुला लिया है। अब ये सेना किस लिए बुलाया है? क्योंकि इसको क्या करना है, लोगों मारने के लिए और हमारी जो फसल है उसको बर्बाद करने के लिए। तो लोगों को ये यकीन हो गया कि राजा ऐसा कर सकता है। अब यही कहानी वही बात है कि पेरिस में बच्चों क्या कर लिया गया, सेना को बुला ली गई थी, है ना। राजा ने इसको क्या कर दिया, बुला लिया। उसी समय एक अफवाह फैल गई कि सेना को आदेश दिया गया कि फसल को बर्बाद कर दे। इससे आतंकित होकर से किसानों ने गांव में किलों पर हमला बोल दिया और अनाज जितना था वो सब क्या कर लिया, लूट लिया। लोगों को लगा कि अब सब बर्बाद हो ही जाना है, तो जो किले बने हुए हैं गांव में जहां पर राजा द्वारा टैक्स वसूल करके रखा जाता है, सामान फसलों को रखा जाता है, उसको क्या कर लिया, लूट लिया। जब इसको लूट लेते हैं सैनिकों से गांव वाले, और उस किलो को भी क्या कर देते हैं बच्चों, तोड़ के बर्बाद कर देते हैं। और किले के भाग को क्या करते हैं, उठा उठा के बाजार में बेचने लगते हैं और कुछ लोग उसको भी खरीदने लगते हैं। कारण क्या है, उनको लगता था कि अगर हम किले की वस्तुओं को तोड़ के रख देंगे तो हमको याद रहेगा कि किलो को हमने कैसे बर्बाद किया है, यानी जो निरंकुश राजा था उसके शासन को हमने कैसे बर्बाद किया है। इसलिए लोग तोड़ तोड़ के क्या करते थे, अपने घर लेकर जाते थे मार्केट से खरीद कर। लगान संबंधी फाइलों को जला दिया गया। इस आंदोलन में कई लोग मारे गए और कुछ पड़ोसी देश में भाग गए। यानी बताया, इस आंदोलन में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, पड़ोसी देशों में भाग गए। आखिरकार लुई 16वें ने अपनी हार मान ली और नेशनल असेंबली को मान्यता देने को तैयार हो गया। यानी इस बच्चों 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति होगी तो वहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारे, जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक देश से दूसरे देश भाग जाते हैं। आखिरकार जब उसकी सेना भी हार जाती है लोगों से, तो लुई 16 ने क्या कर दिया, ऐसे नेशनल असेंबली को मान्यता देने को तैयार हो गया। 4 अगस्त 1789 को टैक्स, सामंती व्यवस्था, कुलीन तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब विशेषाधिकार क्या थे, ना कुलीन वर्ग को बच्चों क्या करता था, टैक्स देना पड़ता था, ना सामंती व्यवस्था में जमीन जो थी लोगों से काम करवाते थे बिना पैसे दिए हुए, है ना। और चर्च के जो पादरी वर्ग थे वो भी टैक्स नहीं देते थे, आयशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे और उनको किसी तरीके से कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता था। लेकिन जब नेशनल असेंबली क्या होगी बच्चों, लागू हो जाएगी फ्रांस में, तो वहां पर टैक्स समाप्त हो जाएगा, सामंती व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, कुलीन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार होंगे ये क्या होंगे, समाप्त होते हुए आपको नजर आएंगे। चर्च की जमीन को जब्त कर लिया गया। यानी उस टाइम बच्चों चर्च जो थी उसके पास बहुत सारा क्या था, जमीन का भाग था, जहां पर वो लोगों से खेती करवाते थे और ना राजा को टैक्स देते थे, ना भलाई करने के लिए लोगों को खाना पीना वहां से थोड़ा सा भी प्राप्त होता था। चर्च के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो लोग चर्च में काम करते थे उनकी जिंदगी बहुत ही शानो शौकत से गुजर रही थी। अब यहाँ पर देखें संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र क्या का मतलब है, यानी राजतंत्र तो होगा, यानी राजा होगा,
लेकिन राजा का जो बच्चों शासन होगा, राजा का जो शासन होगा किस हिसाब से होगा? संविधान के हिसाब से होगा। ये कैसे होगा? संविधान के हिसाब से होगा। समझ गए हमारी बात? राजतंत्र तो होगा यानी राजा होगा, लेकिन राजा जो शासन करेगा लोगों पर, ये किस हिसाब से करेगा? संविधान के हिसाब से। तो संवैधानिक राजतंत्र आप समझेंगे, यहाँ किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासक राजा होता है, लेकिन उसकी शक्तियां किसमें? संविधान में या कानून में सीमित हो जाती हैं। यानी जब भी कोई निर्णय लेगा तो संविधान के अनुसार ही उस क्या करेगा? अपना निर्णय लेता दिखाई देगा। ऐसे ही राजा क्या करेगा? अगर राजतंत्र होता तो वहां पर राजा क्या करता था? सिर्फ अपने मनमानी तरीके से अपना टैक्स बढ़ा देता था। लेकिन संविधान जब लागू होगा, संवैधानिक राजतंत्र स्टार्ट होगा, तो वहां पर राजा किसी नियम कानून के हिसाब से ही कार्य करेगा। संविधान का मसौदा 1791 में पूरा हो गया था, यानी संविधान बच्चों 1791 में बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। सत्ता को विधायिका कार्यपालिका के बीच, सत्ता को क्या कर दिया जाएगा? विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बंद क्या कर दिया जाएगा बच्चों? बांट दिया जाएगा। यानी कानून जब बनेगा, संविधान बनेगा, तो संविधान में क्या होगा? इसमें इसको जो शक्तियां होंगी संविधान की, इसको क्या कर दी जाएंगी? 3 भागों में बांट दी जाएंगी, है ना। एक हो जाएगी विधायिका, ये विधायिका हो जाएगी, ये हो जाएगी कार्यपालिका, और ये हो जाती है बच्चों न्यायपालिका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तरह तरह के क्या हो गए, संविधान जब लागू हो गया तो उसमें सत्ता को बच्चों क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया है, कई भागों में विभाजित कर दिया गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में। ये विधायिका में क्या कर दिया जाएगा? इसको विभाजित कर दिया जाएगा। इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी राजा अब क्या हो जाएगा? संविधान की कठपुतली बन जाएगा। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था? जो लोग थे वो राजा के हाथ की कठपुतली हुआ करते थे, लेकिन राजतंत्र में लोकतंत्र में क्या होगा? राजा संविधान की कठपुतली बन जाएगा, यानी संविधान जैसा करना चाहेगा राजा से वैसे कार्य करवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, राजा के पास कुछ बच्चों वीटो पावर भी थे, यानी राजा अगर मना कर देता फ्रांस में तो वो कार्य नहीं हो सकता था। जो लोग काम, अच्छा बच्चों वोटिंग करने का अधिकार या किसको था? जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में अदा करते थे उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया जाता था, है ना। जो लोग क्या करते थे? कम से कम 3 दिन का टैक्स सरकार को पे करते थे, नेशनल असेंबली को पे करते थे, उसको हम कहते थे सक्रिय नागरिक। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष जो सक्रिय नागरिक थे, ऐसे पुरुषों को ही केवल मत देने का अधिकार प्राप्त था। मैंने बताया कि आप सभी बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, अगर फ्रांस में जब नेशनल असेंबली लागू हुई, वहां पर अगर आपको टैक्स देना होता था तो पहली बात तो 25 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए, और कम से कम अपने कमाई का 3 दिन का जो टैक्स पैसा होता है आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा सरकार को। इस अधिकार से महिलाओं को वंचित रख दिया गया, यानी आप देखेंगे यह मताधिकार बच्चों नेशनल असेंबली राजतंत्र समाप्त हो गया है। राजतंत्र क्या हुआ है? यहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो गया है, पूर्णतः नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से बच्चों चल रहा है राजतंत्र। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं संविधान लागू हो गया, राजतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन तब भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता है। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। वो उनको कहा जाता है निष्क्रिय नागरिक, यानी ऐसे महिला, पुरुष, बच्चे जो 18 साल प्लस हो या 21 साल प्लस हो, 21 साल प्लस हो, अगर उनको बच्चों टैक्स देना नहीं है तो आप निष्क्रिय नागरिक कहलाएंगे। जो व्यक्ति टैक्स देते थे, जो वोटिंग करते थे, उनको सक्रिय नागरिक कहते थे। जो व्यक्ति टैक्स नहीं देते थे उनको कहते थे निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिकों को निर्वाचन का चुनाव करना होता था, यानी निर्वाचक जो व्यक्ति होते थे उनको निर्वाचकों का क्या करना पड़ता था? चुनाव करना पड़ता था। निर्वाचकों को अपने जैसे निर्वाचकों में से नेशनल असेंबली और न्यायपालिका का चुनाव करना था, यानी लोग क्या करते थे? निर्वाचक का चुनाव करते थे। फिर निर्वाचक जब हो जाता तो निर्वाचक क्या करता था? नेशनल असेंबली के लिए लोगों को फिर से एक भेजता था। फिर से ये व्यक्ति क्या करेगा? अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर भेजता नजर आएगा। ये अलग अलग तरीके से क्या करते थे? लोगों को नेशनल असेंबली में भेजा करते थे। राजा और मंत्रियों पर नेशनल असेंबली का नियंत्रण था, यानी आप देखेंगे राजा और मंत्रियों पर नेशनल असेंबली क्या कर रही थी? अधिकार बिल्कुल जमाए हुए बैठी थी।
ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा ही अपना नियम चला सकता है और नेशनल असेंबली के जो लोग थे सिर्फ अपना ही नियम कानून चला सकते हैं। राजा के पास मंत्रियों को चुनने का अधिकार और वीटो पावर भी था, यानी राजा मंत्री को अपने हिसाब से भी चुन सकता था, क्योंकि उसके पास बच्चों क्या था, वीटो पावर भी था। यानी वीटो पावर मतलब क्या, कोई ऐसी शक्ति जहां पर सिर्फ आप ही बोलेंगे, आप बोलेंगे और आपकी बात को क्या होगा, मान्य किया जाएगा, आपकी बात को कोई नहीं काट सकता। इसी को लगभग बच्चों वीटो पावर कह सकते हैं। पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पुरुष और नागरिकों के लिए एक घोषणा पत्र निकाला जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि लोग अनपढ़ हैं। लोग जब अनपढ़ हैं तो लोगों के लिए अब उनको क्या करना चाहिए, कैसे अपने अधिकारों को बच्चों पूरा करना चाहिए, अपने अधिकारों को जानना चाहिए, लोगों को नहीं पता था। तो इसके लिए लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ का संविधान जो था वो क्या कर दिया, अधिकारों का घोषणा पत्र लागू कर देता है। ये लोगों का जो नागरिक लोगों का अधिकार घोषणा पत्र था, ये क्या कर देगा, लागू कर देगा। उस समय फ्रांस के अधिकार अधिकतर लोग अशिक्षित थे। इन अधिकारों को समझने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सके। हमने बताया कि घोषणा पत्र इसलिए लागू किया गया था क्योंकि लोग जो अनपढ़ हैं वो चित्रों के माध्यम से देखकर वो आसानी से समझ सकें। अब अगला पॉइंट हो जाएगा बच्चों, राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब अभी तक संवैधानिक राजतंत्र चला था, लेकिन लोग खुश नहीं थे, संवैधानिक राजतंत्र से भी नहीं खुश थे। तो क्या करेंगे, अब संवैधानिक राजतंत्र को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे जो संवैधानिक राजतंत्र होगा ये जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और क्या होगा, गणतंत्र की स्थापना होगी। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, है ना। अब जब क्रांति हो जाएगी तो बच्चों क्या कर हो जाएगा, ये राजा को पूर्णतया गद्दी से हटा दिया जाएगा और एक गणतंत्र की स्थापना हुई खूनी संघर्षों का दौर चला। यानी बच्चों बताया है कि जब राजा को गद्दी से हटाया जाएगा तो ये जो राज देश होगा ये गणतंत्र हो जाएगा और यहाँ पर खूनी संघर्षों का दौर होगा, यानी लोग बहुत ज़्यादा मारे काटे जाएंगे और बहुत ज़्यादा रक्त बहेगा। फ्रांस में कुछ हो रहा था, उससे आसपास के देशों के राजा डरे हुए थे। यानी फ्रांस में देखेंगे जो कुछ भी हो रहा था इसके आसपास के लोग डरे हुए थे, यानी एक के मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो थे, एक को यहाँ फ्रांस में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन आसपास के जो राजा थे वो भी बहुत खौफ में थे कि ऐसा ना हो दादा हमारे देश में भी ऐसा हो जाए, वहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया है, हमारा राजतंत्र चला जाए। वहाँ के राजाओं का क्या हो रहा था, एक प्रकार से बच्चों खाना नहीं पच रहा था, लोग इतना ज़्यादा परेशान, इतना परेशान कि ऐसा अगर हो गया तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कभी तो खेती नहीं की, हमने कभी ऑफिस में काम नहीं किया, हम कभी ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जब राजतंत्र यहाँ पर समाप्त हो रहा था तो आसपास के राजा बहुत ज़्यादा परेशान कि ऐसा ना हो कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाए, लेकिन ऐसा होगा। लुई 16वें ने पड़ोसी राजाओं से साठगांठ कर ली, है ना, और लोगों को दबा सके और अपनी खोई हुई सत्ता पा सके। यानी जो लुई 16वां था ये क्या करता है बच्चों, अपने आसपास के जो राजा थे उनसे साठगांठ कर लेता है, तालमेल कर लेगा। अब ये तालमेल क्यों करेगा, क्योंकि इसको लगता था कि अगर सत्ता हमारे हाथ से चली गई है, बाहरी राजा हमारी थोड़ी हेल्प कर देगा तो हम फिर से अपनी सत्ता को पा जाएंगे। तो इसलिए राजाओं को राजा से क्या करता था, साठगांठ करता था। इसको इसी बच्चे बातों की वजह से इसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, इसके राजा और रानी को इस तालमेल के चक्कर में इसको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। 1972 के 1900 है ना, यहाँ पर होगा अप्रैल महीने में नेशनल असेंबली ने पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो युद्ध की क्या हो जाती है, जो नेशनल असेंबली है ये पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर देगा। उस युद्ध में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हो गए। यानी स्वयंसेवी व्यक्ति वो थे जो सिर्फ अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सेना में शामिल होना चाहते थे। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। युद्ध के लिए रवाना होते समय वह सभी जो मार्शले जो गीत था उसको गाते थे, है ना। मार्शले की जो गीत था उसको क्या करते थे बच्चों,
गाते जाते थे। यानी मार्शले जो गीत था ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक था। तो लोग जब पर्सिया पर युद्ध करने के लिए जाते थे तो लगातार गाते हुए जाते थे, जिसका नाम बाद में मार्शलेस हो गया। अब यही गीत आज जो फ्रांस है उसका राष्ट्रगान बना हुआ है। जो मार्शलेस है, मार्शलेंस है, ये क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान बन जाता है बाद में। युद्ध में फ्रांस को भारी नुकसान हुआ, जिससे लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो अब यहाँ पर जो फ्रांस में नेशनल असेंबली ने पर्सिया पर धावा बोल दिया, तो उससे फ्रांस का बहुत ज़्यादा हानि हुआ और इसका भुगतान लोगों को करना पड़ रहा था। कई लोगों को लगता था कि 1791 के संविधान 1791 के संविधान में केवल अमीरों लोगों को ही सत्ता दी गई है। यानी बहुत सारे लोगों के अंदर फिर से नेशनल असेंबली के लिए एक घृणा भाव पैदा होना शुरू हो गया। यानी जो नेशनल असेंबली बनी थी इसके लिए फिर से लोग क्या करेंगे, घृणा करने लगेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि जो मताधिकार दिया गया है सिर्फ अमीरों को दिया गया है। क्या हम लोगों ने अपनी क्रांति में जान नहीं दी? क्या हम लोगों ने अपने को नहीं खोया? क्या हमने वहां जाके आगे बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया? तो लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा और ये क्या करेंगे, सत्ता दी है उन्होंने, उनको लगा कि अमीरों को ही सिर्फ सत्ता दी गई है। जैकोबिन क्लब सबसे सफल क्लब था। अब लोग क्या करेंगे, एक नए क्लब का निर्माण करने लगेंगे, यानी एक समूह का निर्माण करने लगेंगे, समूह बनाने लगेंगे, जिसका नाम सेंट जैकब के कवेंट पर रखा मतलब पड़ा था। यानी जिसका नाम बच्चों सेंट जैकब क्या हुआ था, इसके नाम पर इस क्लब का नाम पड़ गया। जैकोबिन के नेता का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, है ना। इसका नेता बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नेता आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैकोबिन के नेता का नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये क्या करता है, जैकोबिन क्लब जो होता है इसका निर्माण करता है। जैकोबिन में समाज के हर वर्ग के लोग, जैसे महिलाएं, छोटे किसान, मजदूर, दस्तकार आदि को, सभी को जगह दी जाती है। जैकोबिन जो क्लब था इस क्लब में हर एक व्यक्ति को बच्चों, एक चाहे मजदूर हो, एक मोची हो, नाई हो, कसाई हो, कोई भी हो, आप सभी जैकोबिन जो क्लब था उसमें आप सभी ज्वाइन हो सकते थे। और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इन सभी को बच्चों आराम से भर्ती कर लेता था। आप सभी को, ये छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप उस क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं। तो लोगों को लगने लगा कि जैकोबिन जो क्लब है ये हमारे लिए कुछ ना कुछ तो आगे चल के करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होने लगे। जैकोबिन के सदस्यों ने गोदी मजदूरों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया, ताकि वह फैशनेबल लोगों से अलग दिखे। यानी जो लोग होते थे, आपने देखा होगा बच्चों इस तरीके से, है ना, पैजामा एक होता है, तो पैजामे में क्या हो जाता है, यहाँ तक धारीदार पैंट जो थी, लोगों ने धारीदार पैंट पहनना क्या किया, पतलून पहनना शुरू किया कि अब हम क्या करेंगे, धारीदार पैंट पहनेंगे, जिससे जो फैशनेबल व्यक्ति थे इनसे हम अलग दिख सकें। और ये किस समूह के व्यक्ति थे, किस क्लब के व्यक्ति थे, तो ये थे जैकोबिन क्लब के व्यक्ति। जैकोबिन जो क्लब था, इसके लोगों को लगता था कि हम समाज से, जो अमीर हैं, जो कुलीन हैं, इनसे हम कैसे अलग दिख सकते हैं। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम जो अपनी पैंट पहनेंगे, यानी पतलून जो पहनेंगे, वो धारीदार होगी और सिर पर एक टोपी लगाएंगे। जैकोबिन के लोगों को एक लाल टोपी भी पहनते थे, है ना। जो जैकोबिन के क्लब के लोग थे ये क्या करते थे बच्चों, लाल टोपी पहनते थे, जिसे आज़ादी का प्रतीक माना जाता है ना। लाल टोपी पहनते थे तो उनको लगता था कि मैं क्या हूँ, आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ। महिलाओं को जैकोबिन की खास पोशाक पहनने की अनुमति नहीं थी। यानी यहाँ जैकोबिन जो क्लब था, यहाँ पर महिलाओं को बच्चों खास पोशाक पहनने की कोई अनुमति नहीं थी। ये जो पतलून थी ये सिर्फ व्यक्ति ही पहन सकते थे, यानी सिर्फ पुरुष ही पहनते थे, महिलाएं इसको नहीं पहन सकती थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन के लोगों ने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, है ना। यहाँ पे बताया ट्यूलेरिये के महल पर क्या कर देंगे बच्चों, जैकोबिन के जो लोग होंगे उसको धावा बोल देंगे। राजा को कई घंटे तक क्या किया, बंदी बना रखा, और इस आक्रमण में राजा के अधिकतर गार्ड मारे गए। यानी इसमें जो ट्यूलेरिये का जो महल था उसमें राजा को बंदी बना लिया और उसके जो गार्ड थे उनको मार दिया गया। उसके बाद चुनाव हुए और एक नई असेंबली का गठन हुआ, जिसका नाम
रखा गया कन्वेंशन, है ना। उसका नाम क्या रख जाएगा बच्चों? कन्वेंशन उसका नाम रख दिया जाएगा। यानी राजा को उठा के वहां बंदी बनाया जाएगा और उसके गार्ड को मारकर एक चुनाव कराया जाएगा, जिसका नाम अब हो जाएगा नेशनल असेंबली से कन्वेंशन उसका क्या हो जाएगा बच्चों? नाम हो जाएगा। उस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक आयु वाले हर पुरुष को वोट देने का अधिकार था। यानी आप अब ये जो नया कन्वेंशन बना है इसमें बच्चों अधिकार दे दिया गया कि 21 वर्ष प्लस व्यक्ति होना चाहिए, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, नाटा हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप सभी क्या कर सकते हैं, आइए और इसमें आप क्या करते हैं, मतदान कर सकते हैं। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। यहाँ आप देखेंगे कि राजा को मार दिया जाएगा और यहीं से कन्वेंशन के द्वारा बच्चों फ्रांस को एक गणतंत्र के रूप में पेश कर दिया जाएगा लोगों के सामने। लुइस वोल्वे और उसकी रानी पर मुकदमा चलाया गया, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया, है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चों? आतंक का राज आ जाएगा। अब राजा यहाँ पर मर चुका है और जो रॉबेस्पियर है ये पूर्णतया पूरी सत्ता को अपने हाथों में ले चुका है। यानी फ्रांस की जितनी भी शक्ति थी वो अपने हाथों में ले चुका है और क्या कर देगा? राजा को मार दिया जाएगा। तो ये भी मनमानी करने लगेगा, जो रॉबेस्पियर नाम का व्यक्ति होगा ये भी क्या करेगा? मनमानी करने लगेगा। और इसका दौर चलेगा 1793 से 1794 के मध्य। बच्चों क्या होता है? ये इतना ज़्यादा आतंक कर देता है, लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है कि इसके जो अनुयायी होते हैं इससे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके खिलाफ में निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बड़ा ही कठोर शासक साबित हुआ। वह अपने हर विरोधी को मौत की सजा देता था। यानी रोबेस्पियर अगर कोई बात कहता, अगर आप उसका विरोध करते तो आपको वो क्या कर देता? मौत के घाट उतार देता। आपसे कोई किसी प्रकार की बात नहीं, आपसे किसी प्रकार की कोई बच्चे चीत नहीं, आपसे किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं, मशवरा नहीं, आपको क्या कर देता? मौत के घाट उतार देता, चाहे वह उसका पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। मैंने बताया अभी इसके पहले इसके पार्टी का जो सदस्य था उसको भी क्या करता था? ये अपने नियमों के अनुसार उसको मार दिया करता था, क्योंकि ये बहुत कठोर शासक था। और इसने क्या किया? डॉक्टर गिलोटिन ने सिर को धड़ से अलग करने के लिए, एक व्यक्ति था डॉक्टर गिलोटिन, सिर को धड़ से अलग करने के लिए एक भयानक मशीन का आविष्कार किया था जिसे कहता था गिलोटिन, है ना। अब गिलोटिन का बच्चों पूछ लिया जाए कि गिलोटिन का निर्माण किसने किया, तो ये रोबेस्पियर का जब शासनकाल चल रहा था तो डॉक्टर गिलोटिन नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक मशीन बनाई और उसका नाम रख दिया गिलोटिन, है ना। चलो बताते हैं बच्चों गिलोटिन किस प्रकार की मशीन हुआ करती थी, है ना। गिलोटिन नाम की एक कैसी मशीन हुआ करती थी। ये बच्चे क्या हो गए? दो पाइप हो गए। ठीक, अब अगला यहाँ पर देखेंगे, ये गिलोटिन हम बता रहे हैं कैसे किया जाता था। यहाँ पर एक धारीदार क्या होती थी? पत्ती लगी होती थी, एक धारीदार पत्ती लगी होती थी। ठीक, यहाँ पर धारीदार पत्ती लगी होती थी। एक ब्लेड बच्चों यहाँ पर लगी होती थी, ये ब्लेड होती थी, यहाँ ऐसे ब्लेड लगी होती थी। और व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाता था, एक व्यक्ति क्या होगा? यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और इसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा यहाँ से। और एक व्यक्ति को क्या करता था? जिसको बच्चों गिलोटिन करना होता था तो यहाँ उसको बांध दिया जाता था, उसको सर इधर कर दिया जाता था और धड़ पीछे हो जाता था। और ये मान लेते हैं हाँ, कुछ इस तरीके से क्या होती थी? मशीन बनी होती थी। यहाँ पर लोगों को क्या करते थे? इसका सर मान लो इधर हो गया, ये वाला, और धड़ क्या है? पीछे है, इधर इधर इसका क्या है? धड़ है, ये इधर धड़ हो जाएगा, इसका धड़ हो जाएगा। और इस ब्लेड को क्या कर दिया जाता था? छोड़ दिया जाता था और इसका सर नीचे इधर पड़ा होता था और धड़ क्या होता था? इधर इधर पड़ा होता था। सभी का अलग अलग शरीर, धड़ इधर हो जाएगा और सर इधर हो जाएगा। तो इसी को क्या कहता था? गिलोटिन करता था। जिसने क्या किया था? रॉबेस्पियर नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस मशीन का निर्माण
करवाया था। डॉक्टर गिलोटिन नाम का एक व्यक्ति होता था और ये धड़ इधर निकल जाएगा और सर इधर ढंग जाता था, है ना। इसीलिए बच्चों इस मशीन का निर्माण किया गया था। अब देखेंगे रोबेस्पियर की सरकार ने कई नए नियम बनाए भी थे। यानी रोबेस्पियर नाम का जो व्यक्ति था ये सिर्फ गलत ही नहीं था, ये कुछ अच्छे अच्छे कार्य भी किया था, है ना। कुछ ठीक ठाक कार्य किया था, उनको भी देख लेते हैं ऐसे कौन से कार्य रोबेस्पियर नाम का व्यक्ति ने किए थे। अधिकतम वेतन की सीमा का तय कर दिया गया। यानी अधिकतम जो वेतन दिया जाता था सरकार के द्वारा वहां पर उसने क्या कर दिया, वेतन को सीमित कर दिया। चीजों के दाम तय कर दिए गए और सामानों की जो राशनिंग थी वो भी तय कर दी गई। किसानों को अब एक तय कीमत पर शहर में जाकर फसल को, अपनी अनाज को जाकर क्या करना था, बेचना पड़ता था। सफेद आटे जो महंगा होता था उस पर क्या कर दिया, इसने प्रतिबंध लगा दिया। और सबके लिए बच्चों ये क्या करता है, समता रोटी खाना अनिवार्य कर देता है। जो सफेद आटा होता है इसने उसको बैन कर दिया, कोई व्यक्ति सफेद आटा नहीं खा सकता, उस पर प्रतिबंध लगा देता है। और सभी के लिए समता रोटी का क्या कर देता है, लागू कर देता है। यानी जितने भी फ्रांस में लोग होंगे, वो चाहे ऊंचा हो चाहे छोटा हो, यानी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, समता रोटी लागू कर दी जाएगी। और ये कार्य करता है रोबेस्पियर। रोबेस्पियर के क्रूर नियमों के कारण उसके समर्थक भी त्राहि त्राहि करने लगे। यानी जो इसके इतने ज़्यादा कठोर नियम कानून थे, इसके जो समर्थक थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या हुए, परेशान होने लगे। आखिरकार जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी जिसने मशीन बनवाई उसको ही क्या किया, एक दिन उस मशीन पर चढ़ा दिया गया। यानी रोबेस्पियर की जो मृत्यु होती है ये गिलोटिन के द्वारा ही होती है। इसके ऊपर बच्चों राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा और इसको गिलोटिन पर इसको गलत साबित करके उसके ही लोग उस पर मुकदमा चलाएंगे और गिलोटिन कर देंगे। इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आतंक का शासन और क्या हो जाएगा, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आतंक का शासन वही व्यक्ति कर रहा था जो जब तक जीवित था, जिसका नाम था रोबेस्पियर। तो रोबेस्पियर को क्या कर दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता है। तो वहीं पर आतंक का शासन समाप्त होता दिखाई देगा। तो सबसे पहले बच्चों राजतंत्र था। राजतंत्र के बाद नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली के बाद क्या हुआ, कन्वेंशन बना। फिर कन्वेंशन के बाद आतंक का शासन आया। उसके बाद अब क्या होगा, डायरेक्टरी शासित फ्रांस हो जाएगा। अब कौन आएगा, डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यहाँ पर आप देखने को पाएंगे। जैकोबिन जो क्लब था उसके पतन के बाद नया संविधान लागू किया गया, जिससे सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई। अब फिर से एक बार क्या होगा, नया संविधान लागू किया जाएगा। जो सत्ता होगी मध्यम वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग के लोग कौन थे, जो व्यापारी थे, वकील थे, डॉक्टर थे, मास्टर थे, जिनके पास बच्चों कुछ नॉर्मल या सामान्य तरीके से पैसे थे। अब सत्ता किसके मध्य आ जाएगी, जो मध्यम वर्ग के लोग थे। नए संविधान के अनुसार हम देखेंगे जिसके पास क्या थी, संपत्ति नहीं थी, उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। अब डायरेक्टरी बच्चों जब शासित प्रदेश हो जाएगा यानी फ्रांस हो जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि जिसके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन कन्वेंशन में क्या था बच्चों, 21 वर्ष के ऊपर आपकी अगर उम्र है, हर एक पुरुष को वोट देने का अधिकार था। लेकिन डायरेक्टरी में नया संविधान लागू होगा तो यहाँ पर जो व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। सरकार चलाने के लिए 2 विधायिकाओं का गठन हुआ, जिसके सदस्यों का चुनाव होता था। अब क्या होगा, सरकार जो चलेगी वो 2 विधायिकाओं पर आधारित होगी और जिसके जो सदस्य होंगे उनका सभी का चुनाव किया जाएगा। दोनों काउंसिलों को मिलाकर 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी का चुनाव करना था। यानी 2 विधायिकाएं या काउंसिल मिलकर क्या करेंगे, 5 सदस्यों का गठन करेंगी और वही सभी क्या करेंगे, आगे इस पर राज करेंगे, जिसे सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलनी थी। डायरेक्टरी और काउंसिल के बीच अक्सर टकराव होने से राजनीतिक अस्थिरता आ गई, क्योंकि 2 तरह के लोग थे। एक डायरेक्टरी में 5 लोग गठित थे और 2 लोग जो विधायिकाएं थी, इनमें दोनों में बच्चों नोकझोंक या टकरार की स्थिति होती रहती थी। इससे नेपोलियन बोनापार्ट
नामक मिलिट्री तानाशाह के लिए दरवाजे खुलने लगे थे। अब डायरेक्टरी के बाद आ जाएगा कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में बच्चों कौन आएगा फ्रांस में? नेपोलियन बोनापार्ट का क्या होगा? उदय होगा, यानी वो बादशाह बन जाएगा, यानी राजा कौन बनेगा? 1804 में यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट जो होगा फ्रांस का राजा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि बच्चों ये फ्रांसीसी क्रांति की एक वन शॉट वीडियो थी, तो ज़्यादा समय नहीं लगा, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार बच्चों समझ में आया तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं बच्चों अगला जो चैप्टर होने वाला है, भारत की स्थिति एवं आकार, उसका जो वीडियो होगा बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने आने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेसन में, अगले वीडियो में। ओके बच्चों।